गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर nth ऑर्डर पढ़ेंगे। और nth ऑर्डर पढ़ने के बाद कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ को सॉल्व करने के बाद हम उसको अपने प्रीवियस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। दैट इज़ कैसे ये चीज़ें हमें ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन या रेट लॉ पता लगाने में मदद करती हैं, वो हमें एक्चुअली में मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये दो टाइप की हो सकती हैं। दो टाइप का मतलब ऐसा कि रेट जो है वो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की रिएक्टेंट की पावर 2 हो, या फिर रेट इज इक्वल्स टू K इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ एक रिएक्टेंट की पावर 1 और दूसरे रिएक्टेंट की पावर 1, और ये दोनों जो कंसंट्रेशन है ये इक्वल ना हो। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर इक्वल ना हो तो 21 ये बनता है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर तो बात वही आ गई, दोनों कंसंट्रेशन सेम आ गए तो किसी भी एक को ये कंसिडर कर लो दो बार। क्लियर है। तो ये दो केसेस चलाएंगे। तो पहले हम ये केस पढ़ेंगे आसान वाला, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के वो वाला केस भी पढ़ेंगे। बट तो पहले पढ़ते हैं ये वाला केस। ठीक है। रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर वाला, मतलब ए की रिएक्टेंट है या फिर दो रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है सेम, तो ये केस चलेगा। ठीक है, डन। तो रेट इक्वल्स टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ए क्या है, कोई रिएक्टेंट है और उसकी कंसंट्रेशन है टी टाइम पे। ठीक है, क्लियर है। तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टाइम टेकन माइनस में। क्लियर है, टाइम टेकन मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है। उसके बाद ये किसके बराबर है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब इस बार हमें क्या करना है, माइनस को ये रखना है, डी टी को उधर भेज देते हैं और ए स्क्वायर को नीचे ले आते हैं। तो 1 अपॉन में ऐसे डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी, और यहाँ पे माइनस रहने देते हैं। ठीक है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 1 अपॉन में ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी ए, और माइनस है बाहर, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है, के को बाहर ले लेते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ए की पावर -2 का इंटीग्रेशन डी ए के रिस्पेक्ट में, माइनस तो आगे है ही ये वाला, और यहाँ पे आएगा 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा टी, मतलब के तो है ही बाहर, तो के टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। क्लियर है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ भी करा, वहाँ कर दिया, यहाँ पे नहीं करा अभी, तो यहाँ करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बेसिकली आपके पास तक क्या होता है कि x के पावर -2 का इंटीग्रेशन करते हो dx के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आता है x के पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ऐसा आता है। तो यही वाला फॉर्मूला हम ऊपर लगा देंगे। तो वहाँ क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और एक माइनस आगे है ही। क्लियर है। और यहाँ क्या आएगा, के टी प्लस सी। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। ए की पावर -2 + 1 क्या होता है, ए की पावर -1 मतलब 1 अपॉन में ए। ठीक है, और -2 और +1 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गई टी टाइम पे, और ये किसके बराबर हो गया, के टी प्लस सी के बराबर हो गया। ठीक है, डन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ सारे इस बार मैं एक साथ बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरा डेरिवेशन देख लिया। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर भी अगर हम यही बनाना चाहते हैं, यहाँ भी ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ ग्राफ किसके बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की रेसिप्रोकल और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू, ये पूरा y ले लो, mx + c के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब, और वो ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, मतलब सी की वैल्यू अभी थोड़ी देर बाद हम रख देंगे। तो इस इक्वेशन से हमने ये वाला ग्राफ बना लिया। और इट क्लियर है, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, और एक ग्राफ हम पहले ही बना सकते हैं शुरुआत से, वो बना लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर की जगह मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी हमारी, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, यहाँ से एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे के आता है, सॉरी, तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, तो यहाँ से ग्राफ बन सकता है। और ये ग्राफ कैसे चलेगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से चल सकते हैं। और ये किसके बीच में ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट, मतलब रिएक्टेंट एट टी टाइम। गॉट इट। तो ये दो ग्राफ हमने बना लिए यहाँ से। ठीक है, चलते हैं आगे। तो डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए थे हम। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ग्राफ में मुझे अगर ये पता करना है कि ये इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है,
तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ज़ीरो डालना पड़ेगा। तो टाइम ज़ीरो डालोगे तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और सी आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे T0 पे जो कंसंट्रेशन ए की होगी वो क्या होगी, A0 होगी। क्लियर, इस तरीके से चलते हैं हम। तो ये 0 प्लस सी क्या होता है, सी होता है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई ये, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1/A0। मतलब ये जो पॉइंट है ये 1/A0 है। गॉट इट, क्लियर। और A0 का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गए, ये वाली वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, इस सी की जगह पुट करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 1/A की कंसंट्रेशन एट टी टाइम अपॉन में सॉरी इक्वल टू में KT प्लस 1/में कंसंट्रेशन ऑफ ए, बोले तो रिएक्टेंट एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से KT को उधर रखते हैं, उसको इधर ले आते हैं। तो 1/में कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम माइनस 1/में कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली इज इक्वल्स टू KT के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से हम अपना T निकाल लेते हैं, ठीक है। तो T क्या आया, T इज इक्वल्स टू 1/में कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली इस पूरे के अपॉन में के। गॉट इट। सो दिस इज योर टाइम का रिलेशन विद कंसंट्रेशन इनिशियल और एट टी टाइम। क्लियर है। तो ये आपका आ गया T। यहाँ से हम T हाफ निकाल सकते हैं, वट एवर यू वांट टू नो। T हाफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो T हाफ को निकाल लेते हैं, उससे ग्राफ और बन जाएगा। तो T हाफ को निकाल लेते हैं। तो T हाफ जो हमारे पास आया वो क्या आएगा, 1/में के कंसंट्रेशन एट टी टाइम की जगह क्या आ जाएगा भाई, अगर आधी रिएक्शन हो गई तो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा और माइनस में A0। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 2 ऊपर चला गया, हमारे पास नीचे क्या बच गया, A0, और यहाँ पे आ गया 1/में A0। क्लियर है। और ये आ गया 1/में के, ये आ गया T हाफ। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो A0 डिनोमिनेटर कॉमन लेके 2 - 1 करके 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/में A0। इसका मतलब जो T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से भी एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कि जो 1/में A0 है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल जो है वो T हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो मतलब S चलेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, प्लस में 0 है ना, एक तरीके से कुछ नहीं का मतलब 0 है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, 1/में K। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हमारे 3 ग्राफ बन गए, ठीक है, समझ आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर हमने पहला टाइप पढ़ा था, जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पार्ट 2 है, या फिर 2 अलग अलग रिएक्टेंट है बट उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम। क्लियर है। अब दूसरा केस पढ़ेंगे हम कि दोनों की कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो और दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हो तो फिर कैसे डेरिवेशन करनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पूरा डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि पिछले में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को डेरिवेट करते वक्त हमने ये सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट ढंग से देख लिया था। क्लियर है, ठीक है। तीनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए, डेरिवेशन आपको यहाँ तक पहुँचने क्लियर होगी। आप T हाफ जैसे निकालते हैं वैसे आप T75 T25 जो आपको निकालना है निकाल लो। क्लियर, ठीक है। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे सेकेंड टाइप की। इसमें क्या है कि ऐसा मान लेते हैं कि इक्वेशन कुछ ऐसी है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 1, और जो ए की कंसंट्रेशन है वो बी की कंसंट्रेशन के इनिशियली इक्वल नहीं है, या फिर इक्वल नहीं है। ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। गॉट इट, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला केस पढ़ा था उसमें हमने क्या लिया था, हमने इक्वेशन मतलब रेट लो ऐसे ली थी, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं ए की पावर 2, या फिर दूसरा केस जो इसके जैसा है बिल्कुल, वो कंसंट्रेशन ऑफ के रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बी की पावर 1 और के इनटू में है रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो बराबर है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बी के, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तब ये जो केस है बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं पीछे वाले स्टाइल से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस केस में अब आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें आपको ए की जगह लिखना पड़ेगा A0 माइनस एक्स, और बी की जगह लिखना पड़ेगा B0 माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट आया समझ, ठीक है। डेरिवेशन करने में इंटीग्रेशन करने में इजी रहती है और कुछ नहीं, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी ढंग से, ठीक है। और ये रहा के, भाई सिंपल सा, ए क्या है, टी टाइम पे जो ए की कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल जो होगा उसमें से कुछ चला गया होगा, तो जो कंसंट्रेशन बची होगी वही तो होगी टी टाइम पे।
ऐसे ही बी की जगह बी नॉट माइनस एक्स लिख दिया। मतलब बी क्या है, किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है बी की, भाई इनिशियल जितना बी नॉट होगा मतलब बी होगा उसमें से कुछ चला गया होगा तो ही तो टी टाइम पे जो बचा होगा वो होगा। क्लियर है। और x क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं। दोनों में जो बेसिकली डिक्रीमेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, बट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट। तभी तो दोनों का टी टाइम पे ए और बी भी क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो इसका मतलब ए और बी की कंसंट्रेशन डिफरेंट तभी आएगी अगर x सेम होगा, तो सिर्फ तभी आ सकती है जब ए नॉट और बी नॉट क्या हो, इक्वल नहीं हो। क्योंकि दोनों में से अगर सेम चीज़ डिक्रीमेंट हो रही है तो इसका मतलब इनिशियल डिफरेंट होगा, तभी तो किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। क्लियर है। अगर वो इनिशियली भी सेम हुए, अगर वो इनिशियली भी सेम हुए और x भी अगर सेम है तो इसमें से जितना माइनस हुआ इसमें से उतना माइनस हुआ, और इनिशियली भी अगर सेम थे तो a नॉट और b नॉट अगर सेम आ गए और x भी अगर सेम आ गया तो a और b भी सेम आ जाएगा, फिर तो पीछे वाले जैसा केस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। या तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि a नॉट और b नॉट दोनों क्या है, डिफरेंट है, और x क्या है आपका सेम अमाउंट से घट रहा है। तो x अगर वो कंसंट्रेशन में चेंज है, मतलब x अगर वो चेंज है जो दोनों की कंसंट्रेशन में आया, तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम हो गया ए नॉट माइनस एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया बी नॉट माइनस एक्स टी टाइम पे। गॉट इट। और यहाँ पे हम रेट लिख सकते हैं। तो अब जो रेट है उसको ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। दैट इज डी एक्स अपॉन में डी टी माइनस में मैंने यहाँ लिखा है चेंज इन चेंज, मतलब जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो भी तो क्या बताएगा, रेट। जैसे मान लो कि 10 है, ठीक है, टाइम 0 पे क्या है, 10 है किसी कंसंट्रेशन, और 2 सेकंड बाद आपने देखा कि वो 8 हो गया है, और 4 सेकंड बाद आपने देखा कि वो 6 हो गया है। ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो आप जो एक तरीके से यहाँ पे जो चेंज आया वो 2 का आया। क्लियर है। और यहाँ जो चेंज आया वो कितने का आया, 4 का। भाई इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहा हूँ तो जो चेंज आ रहा है 4 का आ रहा है, और जो इनिशियल में से यहाँ फाइनल माइनस किया था T2 पे जो फाइनल किया था तो वो 2 आ रहा था। तो जो चेंज इन चेंज आया, मतलब एक चेंज आया 4 का और एक चेंज आया 2 का, तो इन दोनों में जो चेंज आया वो कितने का आया, 2 का आया, और उसको डिवाइड कर दिया कितने से, 2 से, तो कितना आ रहा है, रेट 1 आ रहा है। वो आप ऐसे कर लो, दैट इज 2/2 तो भी 1 आएगा, और यहाँ पे कर लो 2/2 तो भी 1 आएगा। क्या बात समझते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो x में चेंज है उसका मतलब क्या है कि पहले टाइम इंटरवल में जो चेंज आया और दूसरे टाइम इंटरवल में जो चेंज आया उन दोनों चेंजेस के बीच का चेंज अपॉन में जो 2 टाइम इंटरवल हैं उनके बीच का टाइम चेंज। क्या बात समझते हो। तो ध्यान रखना थोड़ा दिमाग से कि x है क्या एक्चुअली में, x है 2 इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या हो गया, 2 सेकंड का, तो उसमें चेंज कितने का आया था, 2 का, और दूसरा इंटरवल क्या है, 4 सेकंड का, उसमें जो चेंज आया कितने का आया, 4 का। तो 4 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिख रहे हैं, दैट इज dx। और जो पहला इंटरवल ऑफ टाइम था वो 2 का था और दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम का था 4 का, तो 4 और 2 के बीच में जो डिफरेंस आया वो कहाँ लिख दिया, नीचे। क्या बात समझ। तो ये भी तो रेट बता रहा है, हर जगह से रेट 1 ही आ रहा है ना। गॉट इट। तो इसका मतलब मैं यहाँ dA अपॉन में dt या dB अपॉन में dt की जगह dx अपॉन में dt भी लिख सकता हूँ। गॉट इट, क्लियर है। तो ये ढंग से क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया dx dt माइनस एक्स, और इससे हमने करा क्यों, क्योंकि हमारे को x का फंक्शन बनाना है, इसलिए सब कुछ हम x के टर्म्स में लेके आए। तो माइनस dx अपॉन में dt इक्वल्स टू k a नॉट माइनस एक्स अपॉन में b नॉट माइनस एक्स। गॉट इट, क्लियर है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, बट थोड़ा सा चेंज करने के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, वही हमेशा जो करते हैं उसको नीचे लाएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। माइनस को यहीं छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वहाँ भी ले जा सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो dx अपॉन में a नॉट माइनस एक्स इंटू में b नॉट माइनस एक्स, माइनस को भी उधर ले गए तो माइनस के dt। क्लियर है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ आता है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो पहले मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में डाल के बता देता हूँ। देखो अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 2 माइनस एक्स नीचे और 3 माइनस एक्स, ऐसे मान लेते हैं, चलो ऐसा मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा। 3 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स नीचे हो और इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना हो, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन माइनस 2
ln 3 इंटू में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो इंटीग्रेशन के बारे में बता देगा कि एक्चुअली में ऐसी चीज़ का इंटीग्रेशन जब ds के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बेसिकली क्या आता है। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं और माइनस को इधर ले आते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन। तो वहाँ राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो आएगा के टी प्लस सी, क्योंकि सिंपल है, के बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में होगा तो टी आ जाएगा, तो वो के से मल्टीप्लाई होकर के टी बन गया और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा सी। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। लेट अस सपोज कि हम ए नॉट को 3 की जगह अज्यूम कर लेते हैं और बी नॉट को 2 की जगह अज्यूम कर लेते हैं, तो उस फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन ए नॉट माइनस बी नॉट। ठीक है, ln दैट इज नेचुरल लॉग ए नॉट इंटू में, मतलब ए नॉट की कंसंट्रेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस बी नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस बी नॉट, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, ln आएगा, ln थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ln ए नॉट इंटू में बी नॉट माइनस एक्स अपॉन में, इसके अपॉन में, ln के अपॉन में नहीं, इसके अपॉन में, बी नॉट इंटू में ए नॉट माइनस एक्स। क्लियर है, गॉट इट। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब चलते हैं और माइनस का साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को, क्योंकि भाई आपको तो पता होगा लॉग ए की पावर बी जो होता है, बी आगे आ जाता है तो ये बी ऊपर ही पहुंच सकता है, तो लेट अस सपोज कि इस माइनस को हमने इसकी पावर में चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स होने का मतलब है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन में ए नॉट माइनस बी नॉट ln बी नॉट इंटू में ए नॉट माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट इंटू में बी नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। क्लियर, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, गॉट इट। क्लियर है, अब हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, टाइम की जगह 0 पुट करना है। अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए तो टाइम को अगर हम 0 पुट करेंगे, दैट इज टाइम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो ये पूरा सी के बराबर जाएगा, मतलब के टी तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 प्लस सी क्या आ जाएगा सी। और यहाँ पे x जो होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में टाइम 0 पे कोई चेंज तो आया नहीं होगा, तो जितनी भी x वाली चीज़ें वो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो ये तो वो नॉर्मली रहेगा 1 अपॉन में ए नॉट माइनस बी नॉट। क्लियर है, क्योंकि इनमें तो x है ही नहीं। आगे चलते हैं, ln बी नॉट रहेगा, ए नॉट रहेगा। क्लियर है, ए नॉट में से x जब कुछ है ही नहीं, x तो 0 है क्योंकि टाइम 0 पे कोई चेंज ही नहीं आया होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए नॉट और ये हो जाएगा आपका बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, तो ln क्या आ जाएगा 1। किसी भी मतलब L1 का जो लॉग होता है वो कितना होता है 0 होता है, तो 1 का लॉग अगर 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई 0, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो c किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, गॉट इट। क्लियर है, अगर c 0 के बराबर आ गया तो बात खत्म। फिर तो इसका मतलब हमारा ये पूरा का पूरा एलिमिनेट होके c क्या दे रहा है 0। अगर c 0 दे रहा है तो ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ से आ गया हमारे पास फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में k इंटू में ए नॉट माइनस बी नॉट। क्लियर है, ये पूरा एक साथ, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, k से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ln दैट इज नेचुरल लॉग को मैं लिख सकता हूँ लॉग, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.303, और इसके अंदर आएगा जो फंक्शन है बी नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन में ए नॉट इंटू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू टाइम। क्लियर है, और अब अगर आप चाहें तो ए नॉट माइनस एक्स को आप क्या ले सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम टी, और बी नॉट माइनस एक्स को क्या ले सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी टाइम। क्लियर है, तो ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और बी नॉट क्या है आपके डिफरेंट है। क्लियर है, और ये फॉर्मूला वैसे भी याद आ सकते हो, और मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के सेम है तो फिर तो ये कट जाएंगे। क्या बात समझते हो? क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पॉइंट आ रहा है समझ। तो दिस इज द होल डेरिवेशन सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड पार्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डेरिवेशन के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए। बाकी जेई वाले बच्चों के लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन उनका अच्छा खासा टॉपिक होता है मैथ्स में, तो आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, डन।
तो हमने सेकंड ऑर्डर की जितनी डेरिवेशन हो सकती थी 2 टाइप की वो दोनों कर दी हैं। अब हम चलते हैं nth ऑर्डर मतलब जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो चलो तो nth ऑर्डर रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है बहुत सिंपल कि जो रेट है वो किसके बराबर होगा, k इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। क्लियर है? रेट को लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में टाइम टेकन माइनस में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n। A क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है t टाइम। यहाँ पे क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो t टाइम पे उसमें जो चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो चलो टाइम के साथ तो चलो करते हैं डेरिवेशन सॉरी इंटीग्रेशन। तो उसको नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर फेंक देते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे dA अपॉन में A की पावर n माइनस यहीं रहने देते हैं, वहाँ पे k dt कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। क्लियर है? तो वहाँ तो kt प्लस c आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो है माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन में x की पावर n का इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली ये जो है इंटीग्रेट होने के बाद ऐसे आ जाएगा। पहले तो इसको ऐसे लिख लो, a की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dA, ठीक है ना। अभी हमने करा नहीं है, करेंगे, उधर कर दिया हमने, ठीक है। इधर चलते हैं। अब जैसे सिखाया था वैसे ही ऊपर पावर में +1 होगा और वही चीज़ नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n माइनस n प्लस 1, ठीक है, माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1, ये माइनस आगे लगा हुआ है एक, और बस ये आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? kt प्लस c के बराबर है, ठीक है। तो चलो इसको अब रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। रीअरेंज करते हैं तो ये जो माइनस है इसको नीचे से रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे माइनस n है तो ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस n प्लस n बन जाएगा और प्लस 1 जो है वो माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन में n माइनस 1 और ये वाला माइनस को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो a की पावर माइनस n प्लस 1 था, जब a नीचे आएगा तो वहाँ पे रेसिप्रोकल लेने की वजह से माइनस n जो होगा वो प्लस n बन जाएगा और प्लस 1 जो होगा वो माइनस 1 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना। तो इसका मतलब इसको अगर मैं नीचे लिख दूँ, ऊपर से नीचे ले आऊँ, तो ये n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा? kt प्लस c के बराबर आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम चाहें तो बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए t को क्या पुट करते हैं? 0। तो t को 0 पुट कर दिया, c आ गया यहाँ से, ये c क्या आ गया? n माइनस 1 और कंसंट्रेशन ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, दैट इज उसकी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को कहाँ डाल दो? यहाँ पे। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो क्या आती है? 1 अपॉन में n माइनस 1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में a नॉट की पावर n माइनस 1, ठीक है, डन। अब kt को उधर रखते हैं, उसको इधर फेंक देते हैं। तो उसको इधर फेंक दिया तो 1 अपॉन में n माइनस 1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n माइनस 1 टी टाइम पे माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के पार n माइनस 1 इक्वल्स टू kt हो गया। इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो ले लेते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन में n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने उसे कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। बाकी तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस इनिशियल नहीं है, किसी t टाइम पे जो कंसंट्रेशन है a की उसकी पावर n माइनस 1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोले तो a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू kt में से t यहाँ रखते हैं, k को नीचे फेंक देते हैं। क्लियर है? तो ये आ गया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन का जो हमारे को क्या दे रखा है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद रखना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए करूँगा तो यहाँ पे n की जगह 1 डालूंगा, ऑर्डर क्या है n, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो टाइम कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। क्या बात समझते हो? तो वहाँ तो हमेशा टाइम इन्फिनिटी आता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो फुल लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी आता है, ऐसा थोड़ी कि सारा टाइम इन्फिनिटी आता रहेगा। तो याद रखना कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है, 0 माइनस 1 प्लस 1 नहीं, माइनस 1 0 कोई को भी और ले लो, बस 1 मत लेना। गॉट इट? क्लियर?
तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है। जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास, और हम चलते हैं आगे। तो जनरल इक्वेशन आ गया, अब टी हाफ निकाल लेंगे। टी हाफ निकालेंगे तो भाई क्या करना है, 1/k तो रहेगा ही रहेगा, 1/n-1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन टी टाइम पे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, इनिशियल अपॉन में 2, क्योंकि टी हाफ का मतलब आधी रिएक्शन हो गई, तो यह आ जाएगा n-1 माइनस 1 में A0 इक्वल्स टू टी। गॉट इट। तो ये आ गया 1/k n-1, इसमें से 2 की पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, 2 की पावर n-1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन में A0 की पावर n-1 माइनस 1 में A0 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू टी। और फाइनली इसको रीअरेंज करके ले सकते हैं, टी नहीं, टी हाफ, क्योंकि टी हाफ निकाल लेना, ठीक है, टी हाफ, ठीक है। तो टी तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो फाइनल रिलेशन टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k n-1, इसमें से 1 में A0 A की पावर n-1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 में A0 की पावर n-1 कॉमन लेने पे जो बचता है वो बचता है ऊपर, ठीक है, सिर्फ ऊपर डिनोमिनेटर में बचता है, सॉरी न्यूमरेटर में बचता है 2 की पावर n-1, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला दैट वी आर गेटिंग, क्लियर है, इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो ये टी हाफ का क्या आ गया, जनरल फार्मूला, क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन था nth ऑर्डर का, क्या था, nth ऑर्डर का डेरिवेशन। तो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं, डेरिवेशन जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ तक आपको या तो याद रखना पड़ेगा, और अगर जिसको डेरिवेशन आती है वो जल्दी से निकाल सकता है, या कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है, बट जो रटेगा उसके लिए दिक्कत है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। तो बेसिकली अब हम आगे चलते हैं और इसको अपने इनिशियल टॉपिक से जोड़ते हैं कि हमने जो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, उससे हम चाहते क्या थे, उससे हम ये चाहते थे कि हमें क्या पता चल जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाए। क्या पता चल जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा, मान लो कि एक्स ऑर्डर की रिएक्शन है, किसकी, एक्स ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, एक्स ऑर्डर रिएक्शन जो बस फर्स्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पे ये लगता नहीं है ना, तो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई एक्स ऑर्डर रिएक्शन है, और एक्स ऑर्डर रिएक्शन पे आपको वो टी हाफ बता देगा उस रिएक्शन का, और इनिशियल कंसंट्रेशन बता देगा, ठीक है ना, तो टी हाफ बता देगा और इनिशियल कंसंट्रेशन बता देगा, और एक और टी हाफ बता देगा और इनिशियल कंसंट्रेशन एक और बता देगा। मतलब किसी पर्टिकुलर टी हाफ के लिए एक पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए किसी पर्टिकुलर टी हाफ को बता देगा, ऐसे किसी पर्टिकुलर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए दूसरा टी हाफ बता देगा। क्योंकि आपको पता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उनका टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट रहता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे वो किसी और कोई भी और ऑर्डर हो। हमने सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन देखी तो उस पर भी डिपेंडेंट था, इनवर्स था पर डिपेंडेंट तो था। ऐसे ही हमने जीरो ऑर्डर की देखी थी तो उसमें भी डिपेंडेंट था डायरेक्टली। बस फर्स्ट ऑर्डर होती है जिसमें इंडिपेंडेंट होता है टी हाफ, क्योंकि वो 0.693/k होता है, ठीक है। तो वो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन को देगा और उसका टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन बता देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एक और चेंज कर देगा और टी हाफ बता देगा, फिर ये दोनों आपको दे देगा। मतलब इसको मान लो टी हाफ 1 और इसको मान लो टी हाफ 2, और इसको मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और इसको मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 2, और ये दोनों दे देगा और आपको बोलेगा कि ऑर्डर बताओ। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में जाना है और 2 बार वो फॉर्मूला लिखना है और उसका रेशो लिखना है। तो चलो चलते हैं। तो जैसे आपने टी हाफ 1 ले लेते हैं, टी हाफ 1 इक्वल्स टू 1/k। के तो कांस्टेंट आएगा, वो तो सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करता है या तो कैटलिस्ट के साथ वेरी करता है, तो यहाँ तो हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। तो टी हाफ 1 इक्वल्स टू 1/k n-1, n ऑर्डर है जो हमें निकालना है, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर n-1 -1, क्लियर है, ठीक है, और अपॉन में A0 की पावर n-1। गॉट इट, क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और ऐसे ही टी हाफ 2 जो उसने दिया होगा, टी हाफ 2 वो किसके बराबर हो, 1/k n-1, ठीक है, और 2 की पावर n-1 -1, ठीक है, A0 की पावर n-1, क्लियर है। तो जब इनका रेशो लेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्लियर है, क्योंकि भाई जो ये रिएक्शन है वो तो कोई एक्स ऑर्डर की है, तो इसका मतलब जो पहला टी हाफ होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और दूसरा टी हाफ होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन वही तो चेंज होगा, बाकी ऑर्डर तो सेम है, क्योंकि ये पूरे एक ही ऑर्डर के लिए बात हो रही है। तो इसका मतलब
n-1 में जो यहाँ ऑर्डर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि कोई ये रिएक्शन है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की है, तो ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर सेम होगा तो कट जाएगा। ऐसे ये भी और ये भी कट जाएगा। तो बस सीधा सीधा रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि t हाफ, यहाँ लिख देता हूँ, t हाफ 1 अपॉन में t हाफ 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये रेसिप्रोकल में है तो बेसिकली जब आप लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। a0 कौन सा वाला, 1 वाला ले लो और 2 वाला ले लो, वो चला जाएगा ऊपर, और जो a0 1 वाला है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्लियर है? तो सिंपली अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आया रिलेशन ये आया कि अगर हमें 2 t हाफ दे रखे हों, क्लियर है, जो किसके साथ वेरी कर रहे हों, ठीक है, जो किसके साथ वेरी कर रहे हों, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सेकेंड टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रखो, ठीक है, और जो फर्स्ट टी हाफ है उसको नीचे रखो इनिशियल कंसंट्रेशन को, और उसकी पावर n-1 रख दो। सॉल्व करके n-1 निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? लेट अस सपोज कि किसी ने इनिशियल कंसंट्रेशन जो a01 है वो आपको 2 दे रखी थी, और इनिशियल कंसंट्रेशन a02 जो है वो आपको 4 दे रखी थी। क्लियर है? और यहाँ n-1 दे रखा था, और इसके लिए आपको टी हाफ बोला था जो 1 था वो 50 मिनट्स बोला था, और इसके लिए बोला था आपको बेसिकली कितना बोला था, आपको बोला था 100 बोला था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है? और ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? तो अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 को ले सकते हो 2 की पावर -1। ठीक है, तो 2 की पावर -1 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 आ गया, तो इसका मतलब n-1 किसके बराबर आ गया, इसके। तो n-1 का जो n है वो कितना होगा, +1 इधर जाएगा, तो +1 इधर जाएगा, +1 इधर गया, -1 से ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? पक्का समझ आया? सो दिस इज़ हाउ हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से। ठीक है, डन। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रीवियस टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली मतलब कि कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पता होते हुए। ठीक है, तो हमने ऑर्डर को कैसे कैसे निकालना सीख लिया, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हमने ऑर्डर जो निकाला वो निकाला था बेसिकली रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के। फिर हमने जो ऑर्डर निकाला वो कैसे निकाला, हमने डाटा एनालिसिस से निकाला था। फिर तीसरा जो हमने तरीका अप्लाई किया था वो करा था मैकेनिज़्म को देख के। और जो लास्ट अब हम तरीका अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो कौन सा है, आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ से टी हाफ निकाल के, टी हाफ और a0 का रिलेशन का इस्तेमाल करके। गॉट इट? डन। तो दिस इज़ हाउ द टॉपिक्स आर कनेक्टेड। दिस इज़ डन फॉर द डे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक न्यू टॉपिक होगा, ये खत्म हो चुका है। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी और भी चीज़ें आएंगी, 2 लेक्चर उस पर और बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।